सबसे पहले मैं इंट्रो के फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहूँगी। यूएस मेड F-35 जेट्स, अब सऊदी अरब को फ़रोख्त करने की मंजूरी आप किस तरह से देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जो मिलिट्री बैलेंस है इसको अफेक्ट करेगी, और ख़ास तौर पे जो रीजनल ममालिक हैं ईरान, मुमकिन फ़रोख्त पर वो कैसे रिएक्ट कर सकते हैं? ईरान को तो एतमाल होगा इस पर, लेकिन साथ साथ ये भी है कि क्योंकि अब जो जिस तरीके से हम आहंगी पैदा हो रही है मुख्तलिफ ममालिक में, और पाकिस्तान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने भी पहले कहा है कि स्टेबलाइजेशन के लिए पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है, तो पाकिस्तान की इस मामले में ब्रेक थ्रू है ईरान से, सऊदी अरब से तो खैर डिफेंस पैक्ट है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से अभी मामलात आगे चल रहे हैं, ईरान भी अब वो हालात नहीं पैदा करेगा जिसमें कि आरामको और बाकी तमाम पर जब मिसाइल दागे गए थे, वो भी अभी नज़र नहीं आता कि ऐसी कोई बात होगी। और दूसरा ये है कि F-35 उस एहतमाल का जवाब है जिसमें कि कतर पर हमला किया गया था, और F-35 सऊदी अरब को भी दिए जा रहे हैं। सऊदी अरब को भी इस पे बड़ा एक वसवसा था कि अगर आज कतर पर है, कल किसी और मुल्क पर या सऊदी अरब पर भी हो सकता है इजराइल की तरफ से, तो इजराइल को थोड़ी सी बैलेंसिंग की जा रही है। लेकिन मुझे ये भी इल्म है कि अमेरिका अपनी जब भी हथियार और औजार देता है उसमें एंड यूज़र सर्टिफिकेट हासिल करता है। एंड यूज़र सर्टिफिकेट में ज़ाहिर है वो हासिल करेगा कि इजराइल के खिलाफ ये इस्तेमाल ना हो। तो जब तक कि कोई इस किस्म की क्रॉस सऊदी अरेबिया रखवाने की कोशिश करेगा कि जब तक कि अपने दफ़ा की ज़रूरत ना हो उसको इस्तेमाल न किया जाए। बाकी ईरान के बारे में तो खैर ओपन चेक होगा सऊदी अरब के बारे में, लेकिन सऊदी अरब के अब अपने सफारती ताल्लुकात ईरान से बेहतर हो गए हैं और अच्छे हो गए हैं, और बाकी ममालिक भी बीच में है। तो सऊदी अरब वो सऊदी अरब नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, जिसमें कि मुखासमत ईरान के ख़िलाफ़। अब तो उनके सफारती ताल्लुकात भी हैं, लिहाजा F-35 के हवाले से तो ये बात हो गई। लेकिन ये दौरा वैसे बड़ा अहमियत का हामिल है, और जो आपका अगला सेगमेंट है गज़ा, उसके हवाले से भी अहमियत का हामिल है, ख़ित्ते की स्टेबिलिटी के हवाले से बड़ा अहमियत का हामिल है, अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से बड़ा अहमियत का हामिल है। ये कॉम्प्रीहेंसिव किस्म की मामला डिस्कस होने जा रहे हैं। सर फहरिस्त तो उसमें यही होगा कि ख़ित्ते में कि स्टेबलाइजेशन के तौर पर सऊदी अरब का एक अपना मुकाम है, न सिर्फ अरब ममालिक OIC बल्कि दुनिया के तमाम जहाँ जहाँ वो आबादियाँ हैं जो कि मुसलमानों की या उसके अलावा भी, तो उसका सऊदी अरब का अपना एक मुकाम है, सऊदी अरब का अपना एक इन्फ्लुएंस है। उस इन्फ्लुएंस को मद्देनज़र रखते हुए महसूस ये हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ों की राहें हमवार हो रही हैं, और हमास ने आज जो एतराज़ किया है वो अगले सेगमेंट में आप डिस्कस कर लीजिएगा। उस लिहाज से भी ये दोनों चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स हैं, मुश्तरक हैं, और ये अहमियत जियोपॉलिटिकल लिहाज से, तिजारती लिहाज से, स्ट्रेटेजिक लिहाज से, इससे पहले मैं नहीं समझता कि कोई दौरा भी सऊदी अरब का इतनी अहमियत का हामिल हो जितनी की अहमियत इसकी है इस वक्त। डॉक्टर साहब, ये जो अभी एहतशाम साहब भी बात करें कि ट्रंप का जो पीस प्लान था, इसको इंडोर्स करने वाली UN रेजोल्यूशन, इसके तनाजुर में अगर हम देखें तो ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है इसकी डिप्लॉयमेंट कितनी आपको रियलिस्टिक लग रही है, और इसमें साथ ही साथ ये भी कहिएगा कि ये इजराइल और साथ ही साथ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, इसके साथ कैसे वो कोऑपरेशन हो पाएगी, किस तरह से ये मुमकिन हो पाएगा? पहली बात तो यह है कि किसी सूरत में भी पहले डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर नहीं रजामंद हो रहे थे कि इसको सिक्योरिटी काउंसिल की इंडोर्समेंट मिले। ये पाकिस्तान जैसे मुल्क और बाकी ममालिक जो साथ थे, 8 ममालिक, उन्होंने प्रिवेल किया है, उन्होंने कन्विंस किया डोनाल्ड ट्रंप को, तो इस तरह इसकी सिक्योरिटी काउंसिल की इंडोर्समेंट हुई है। ये सिक्योरिटी काउंसिल की इंडोर्समेंट मुताबिकत रखती है जैसे ईस्ट तिमोर में एक ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन था। फ़र्क ये है कि ईस्ट तिमोर में ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट उसकी UN की सरबराही में था, उनके अंडर सेक्रेटरी जनरल के ज़रिए, लेकिन अब ये है कि ट्रंप के ज़रिए ये पीस जो बोर्ड ऑफ पीस है उसके तहत ये ट्रांजिशन होगी। तो पहला तो इसमें फ़र्क ये है, और उसमें यूनाइटेड नेशंस और मल्टीलैटरल मुदाखलत या
अमल दखल आ ही जाता है कि अगर कोई बात ऐसी होती है तो सिक्योरिटी काउंसिल में देखें चाइना और रशिया ने इस पे इज्तनाब किया, यानी अब्सटेन किया, एतराज़ नहीं किया, क्योंकि उन्हें भी पता है अब्सटेन इसलिए किया कि दो बातों की वजह से। एक जियोपॉलिटिकल जो उनका इन्फ्लुएंस है वो उसको वे करते हैं कि अगर अमेरिका का इतना अमल दखल हो गया, या वाज़ेह रहे कि हमास हो या लेबनान में हिजबुल्लाह हो, वहाँ रशिया का बड़ा अमल दखल था और उनकी प्रेजेंस भी थी, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता सीरिया से भी ख़त्म हो गई, लेबनान से भी ख़त्म हो गई, और अब हमास यानी कि गज़ा से भी जो उनको एडवाइजरी वगैरह मिलती वो भी ख़त्म हो गई। तो ऐसी सूरत में वो इज्तनाब उन्होंने किया, वो इसलिए किया कि 8 ममालिक उनके रवाबित रशिया और चाइना से भी हैं। वो नहीं चाहते थे कि ये 8 ममालिक जो है उन्हें किसी किस्म का कोई एतराज़ हो अगर वो वीटो कर दें, तो लिहाजा इसमें एक अच्छी। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे सहन में 2 छोटे छोटे सवाल हैं डॉक्टर साहब। एक तो यही है कि जो मुसलमान ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात हैं ख़ास तौर पे GCC कंट्रीज़ के, और ये जिस तरह अभी आपने भी कहा कि कतर के हमले के बाद अमेरिका किस हद तक ये एश्योरेंसेस देगा कि इजराइल दोबारा ये काम ना करे, और दूसरा एक और चीज़ भी वो F-35 के हवाले से जो यहूदी लॉबी डॉक्टर साहब बड़ी बातें कर रही है, वो कहते हैं कि जहाज़ अगर सऊदी अरब को दिए गए तो किसी स्टेज पे चाइना जो टेक्नोलॉजी इससे चुरा के लेके जा सकता है, क्योंकि तो आपको लगता है कि ऐसी भी बात हो सकती है? जी देखिए, चाइना पे इल्ज़ाम ये हर दौर में लगता रहा है कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, और इस लिहाज से वो इजरायली लॉबी प्रोपेगेंडा कर रही है अपनी जगह पर, लेकिन जब अमेरिका कोई चीज़ देता है तो उसके लिए अपने सेफ गार्ड्स भी रखता है कि वो उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग ना हो सके। तो लिहाजा ये एहतमाल दुरुस्त है कि चाइना माजी में, लेकिन अब चाइना अपनी टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल चुका है कि चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या स्पेस की टेक्नोलॉजी हो, उसमें एडवांसमेंट हो, स्पेस वेपनाइजेशन हो, ये तमाम की तमाम चीज़ों में चाइना कई लिहाज से, चाइना रशिया ख़ास तौर पे चाइना वो सबकत ले चुका है अमेरिका से। तो अगर हमारे जहन में वो मॉडल है जो आज से 10 साल पहले था, तो उसमें खुद ब खुद अब तब्दीली आ गई है। दूसरी चीज़ यह है कि आपने खुद बता दिया कि चाइना के पास जो अब JF उन्होंने ताज़ा तरीन जिसको उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है स्टेथ, तो वो JF-35 से अब से F-35 या अमेरिका की जो भी इस वक्त इजादात हैं उससे उसके मुकाबले में वो कम्पीट करते हैं। ये तमाम टेक्नोलॉजी, ये तो वक्त बताएगा कि कौन सा जहाज़ अमेरिका का या चाइना का, लेकिन चाइना दावा करता है कि उसके स्टेथ वॉरशिप्स एंड स्टेथ प्लान जो हैं वो दुनिया के लेटेस्ट हैं और सबकत लेते हैं तमाम लोगों से। आ जाते हैं, एक बड़ी अहम सी बात इसमें यह है कि JF-35 पाकिस्तान का चाइना के साथ दफाई मुआहदा, और अब जो वहाँ से बात कर्टन रेजर के तौर पर निकली है MBS के पहुँचने के बाद कि अमेरिका भी दफाई मुआहदा कर लेगा सऊदी अरब से, तो सऊदी अरब के पास 2 बैलेंसिंग फैक्टर हो जाएंगे, अमेरिका का भी दफाई मुआहदा और पाकिस्तान का। तो जाहिर है ओवर आर्चिंग फैक्टर आ जाता है इसमें कि पाकिस्तान को हो सकता है कुछ चीज़ों पर, क्योंकि पाकिस्तान के एडवाइज़र, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की वो तो हमेशा सऊदी अरब में रही है, तो एक लिहाज से ये पार्टनरशिप है, एक लिहाज से ये स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान ले लें, अमेरिका ले लें, सऊदी अरब ले लें, और चाइना का और पाकिस्तान का तो हम आहंगी शुरू से रही है। यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा जो है वो इंटैक्ट रहेगा, उसको कोई उस पर कोई मसले नहीं आएंगे, उसमें कोई मसला नज़र नहीं आता है, और ना ही अमेरिका ने या इजराइल ने उस पर कोई एतराज़ किया है अब तक। पाकिस्तान की वजह क्या है इसकी, क्योंकि अहले वतन ये जानना चाहेंगे कि भाई कमाल है, इजराइली भी इस पर एतराज़ नहीं कर रहा है, क्या वजह हो सकती है? वजह उसकी बड़ी सिंपल सी है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की इस वक्त जो हमारी ट्रेजेक्ट्री है, जो तरीक़ाकार है, उसमें हमने हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रखी हुई है। डॉक्टर साहब, जिस तरह का दफाई मायदा हमने कतर के साथ किया है, बाकी ममालिक भी आपको लगता है कि वो आ सकते हैं, और पाकिस्तान का इस हवाले से क्या रवैया होगा? उनको रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो अक़वाम मुत्तहिदा के चैप्टर 8 के तहत होता है, उसके तहत ऑलरेडी OIC के पैराग्राफ 7 में दिया हुआ है कि ये ममालिक जो मेंबर ममालिक हैं वो अपना लाहे अमल डिफेंस का बना सकते हैं। उसकी रोशनी में अगर मैं बयान करूं तो यस, बाकी लोग शामिल होना चाहेंगे, और उसके इशारे भी मिले हैं कि बाकी ममालिक शामिल होना चाहते हैं इस छतरी तले,
जो कि पाकिस्तान ने भी इंदिया दिया है कि बिल्कुल होना चाहें तो हम इसके लिए तैयार हैं। और पाकिस्तान की यही वजह है कि पाकिस्तान का हम कई मरतबा जिक्र कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया है कि सबकत किस तरह लिया जाता है अपने अस्करी फौकियत में और अफजलियत में। ये मार्का हक का लास्टली डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा ISF के हवाले से बात करना चाहूँगी। कौन कौन सी रियासतें आप समझते हैं कि अपनी फ़ौजें भेज सकती हैं मुमकिन तौर पर? ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है ना, देखिए वो तो जनरल असेंबली के फ्लोर पर इंडोनेशिया ने 20,000 फौज का कर दिया है, तो 20,000 की तो ज़रूरत नहीं होगी, तो 10-12,000 फौज वो भेज सकता है या उससे कम। पाकिस्तान ने इसमें अपना दिया हुआ है कंडीशनल। और कल हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर इफ्तिखार यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने बयान कर दिया कि ISF फोर्स का हमारा मतलब ये होगा और मकसद ये होगा कि वो प्रोटेक्शन फ़लस्तीनियों को प्रोवाइड करें और वो जो 20 नुकाती प्रोग्राम है उस पर अमलदारी करें। और इसराइल को इसराइल को इतराज़ हो सकता है अगर पाकिस्तान की फ़ौज भी इसका हिस्सा बनती है ISF का? नहीं, पाकिस्तान की फ़ौज तो तकरीबन वो आप इसको फाइनल समझें, और इसराइल ने अब तक तो उस पर कोई एतराज़ नहीं किया है। और इस एतराज़ इसलिए नहीं किया है कि पाकिस्तान को इसराइल के ख़िलाफ़ तो लड़ेगा नहीं, लेकिन जो TOR है, जो टर्म ऑफ रेफरेंस जब भी होती है, जहां भी फौज जाती है, चाहे UN की अमन फौज क्यों ना हो, अगर उन पर हमला होगा तो ज़ाहिर है उसका जवाब देने का सेल्फ डिफेंस में हक हासिल होता है। तो पाकिस्तान एक बड़ा कवी मुल्क है इस ISF में, यानी कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तान सबसे कवी मुल्क है। और 8 ममालिक जो है, पहले तो ठीक है इसराइल वायलेट करता था, इंटरनेशनल कानून की करता था, ईरान के खिलाफ करता था, लेकिन अब 8 ममालिक के साथ एक साथ मुखासमत लेना, तो 8 ममालिक से अगर मिसाइल जाएं और जहाज जाए इसराइल पर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।